दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के बिजनेस मॉडल पर गौर किया है? ये सच में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। आखिर इतना सारा पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? चलिए, पैसे के इस पूरे चक्रव्यूह को आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं। इस इवेंट के स्केल को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 3.5 बिलियन। रशिया में हुए 2018 के टूर्नामेंट को लगभग आधी दुनिया ने देखा था, लिटरली आधी आबादी। अब जब रीच इतनी मैसिव हो तो सोच कर देखिए इसका फाइनेंशियल स्केल कैसा होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? अरबों डॉलर छापने के बावजूद 1904 में बनी एक गवर्निंग बॉडी टेक्निकली एक एनजीओ है। जी हाँ, एक नॉन प्रॉफिट जिसका स्टेटेड गोल बस फुटबॉल को ग्लोबली प्रमोट करना है। लेकिन इनकी कमाई किसी मल्टीनेशनल मेगा कॉर्प से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस फाइनेंशियल मिस्ट्री को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इन 5 हिस्सों में। द बिलियन डॉलर एनजीओ, इनका रेवेन्यू कहां से आता है, इनकी सरप्राइजिंग एक्सपेंस शीट, होस्ट देश पर आने वाला बोझ, और आखिर में इज होस्टिंग एक्चुअली वर्थ इट? तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इस बिलियन डॉलर एनजीओ के फाइनेंशियल इंजन को समझते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 4 साल के साइकिल पर चलती है। अगर हम 2015 से 2018 के नंबर्स देखें तो इन्होंने लगभग 6.4 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, और 2019 से 2022 के साइकिल में ये एस्टिमेटेड 7.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। इस जंप के पीछे विमेन सॉकर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और 2026 के नए 48 टीम फॉर्मेट का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये अरबों डॉलर्स आते कहां से हैं? खास करके तब जब इनकी 95% कमाई पूरी तरह से सिर्फ एक मेगा इवेंट पर टिकी होती है। इस ब्रेकडाउन को देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर हैं। 140 देशों में दिखाने के लिए जो टीवी राइट्स बेचे जाते हैं, अकेले वहां से 3.1 बिलियन डॉलर्स आते हैं। इसके बाद नंबर आता है मार्केटिंग, टिकट सेल्स और उन पॉपुलर वीडियो गेम्स जैसी ब्रांड लाइसेंसिंग का। मार्केटिंग को थोड़ा और करीब से देखें तो बड़े ब्रांड्स मैच के दौरान एड्स चलाने के लिए भारी भरकम पैसे देते हैं। इसे 3 स्पेसिफिक टियर्स में बांटा गया है। ये अकेला हिस्सा इनके टोटल रेवेन्यू का मैसिव 26% बनता है। ओके, तो कमाई तो देख ली। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर। संस्था की एक्सपेंस शीट पर नजर डालते हैं, जो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। इस कंपैरिजन को देखिए, ये बिल्कुल स्टैगरिंग है। एक तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एसेंशियली कोई ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, और ये ऑफिशियली 0 टैक्स पे करते हैं, 0। और दूसरी तरफ मैचेस करवाने का सारा बोझ, स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ये सब सीधे होस्ट कंट्री की सरकार पर डाल दिया जाता है। तो संस्था का खुद का मेजर खर्चा क्या है? उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस है सिर्फ प्राइज मनी। 2022 के लिए ये अमाउंट 440 मिलियन डॉलर्स था, जिसमें से विनिंग टीम को 42 मिलियन डॉलर्स मिले। बाकी का अरबों का लंबा चौड़ा बिल दूसरों के कंधों पर होता है। जिससे हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, द होस्ट कंट्री बर्डन। अगर गवर्निंग बॉडी सिर्फ कुछ मिलियन खर्च कर रही है तो इन अरबों डॉलर्स को कौन चुका रहा है? टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट्स अनुमान लगाती हैं कि कतर ने 2022 का इवेंट होस्ट करने के लिए लगभग 200 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। इसमें 7 नए स्टेडियम्स पर खर्च हुए 6.5 बिलियन डॉलर्स शामिल थे, और साथ ही उनका 2030 नेशनल विजन, जिसमें नया मेट्रो सिस्टम और एयरपोर्ट एक्सपेंशन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे। और ध्यान दीजिए, बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। होस्ट बनने के लिए देश को ऐसी स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल गारंटीज साइन करनी पड़ती हैं जो सच में आश्चर्यजनक हैं। होस्ट सरकार को लेबर लॉज बदलने पड़ते हैं, कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशंस देनी पड़ती हैं, और सारी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 2022 इवेंट का सफर दरअसल 2010 में शुरू हुआ था, जब कतर ने यूएसए और जापान को हराकर बिड जीती थी। लेकिन जीतने के तुरंत बाद ही इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इंटेंस स्क्रूटनी और सवाल उठने शुरू हो गए, जो लगातार अगले 12 सालों तक चलते रहे। अब देखिए, हम यहाँ स्ट्रिक्टली पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। इस इवेंट के साथ कई बड़े विवाद जुड़े रहे, जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के आरोप, ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंताएं, स्पॉन्सर्स को अफेक्ट करने वाले अचानक अल्कोहल बैन्स और 2010 की बिडिंग प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशंस प्रोमिनेंटली शामिल थे। इन सब के बीच एक ह्यूमन कॉस्ट भी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स ने हजारों प्रवासी मजदूरों की मौत को हाईलाइट किया।
और एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक पोल ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि इवेंट के बराबर यानी $440 मिलियन का फंड इन वर्कर्स के कॉम्पनसेशन के लिए रखा जाना चाहिए था। तो आखिर में इन आकाश छोटे खर्चों और इतनी कड़ी ग्लोबल स्क्रूटनी के बाद चलिए आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। इज होस्टिंग वर्थ इट? कोई देश इसे क्यों होस्ट करना चाहेगा? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ सामने आता है। एक तरफ देश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल प्रेस्टीज और टूरिज्म का फायदा दिखता है, लेकिन रियलिटी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट के बाद यूजलेस पड़े खाली स्टेडियम्स और लोकल सिटीजन्स के विस्थापन जैसे हार्श कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राजील और इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस को ही देख लीजिए। मैसिव मेगा इवेंट्स के बाद यहाँ लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ा, और जिन स्टेडियम्स पर अरबों खर्च हुए थे वो एक साल बाद या तो बस पार्किंग बन गए या होमलेस लोगों के आश्रय स्थल। इट्स अ रियल पैराडॉक्स। लेकिन इसके उलट कतर जैसे अत्यधिक विकसित और हाईएस्ट जीडीपी वाले देश के लिए ये इक्वेशन थोड़ी अलग हो सकती है। इन सभी कंट्रोवर्सीज के बावजूद लगभग 1.2 मिलियन टूरिस्ट का आना और इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड $17 बिलियन का इंजेक्शन, ये ओवरऑल एक पॉजिटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट छोड़ सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वाकई ये ग्लोबल प्रेस्टीज और सॉफ्ट पावर का दिखावा इन मेगा इवेंट्स की इतनी भारी आर्थिक और मानवीय कीमत से बड़ा है? इन ग्लोबल स्पेक्टिकल्स की असली कीमत आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिए। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।